वुमेन्स हेल्थ, जिसे हम अपने परिवार की धुरी बोलते हैं। और महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में है कि बहुत सारी बातें हैं इनके बारे में कहने के लिए, लेकिन हमने कुछ अपना जो टॉपिक है एक दो चीजों तक रिस्ट्रिक्ट रखा है ताकि हम एक ही टॉपिक के बारे में कुछ डिटेल में बात कर सकेंगे। वुमेन्स हेल्थ एंड ओवरव्यू, इसमें हम वुमेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि प्रजनन तंत्र से संबंधी जो स्वास्थ्य है उसके बारे में, और थायराइड ग्लैंड, क्योंकि ये दोनों ही मतलब थायराइड ग्लैंड और प्रजनन तंत्र, थायराइड ग्लैंड से उत्पन्न होने वाले जो हॉर्मोन्स हैं और वो कैसे प्रजनन तंत्र को अफेक्ट करता है, वो दोनों के बारे में बात करेंगे। इस स्लाइड में जैसे आप देख पा रहे हो, वर्किंग वुमन चाहे वो बाहर काम कर रही हो या घर के अंदर काम कर रही हो, गांव में हो या शहरों में हो, हर महिला को अपने पास अपनी तरफ ध्यान देने के लिए, अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देने के लिए समय नहीं निकाल पाती हैं। लैक ऑफ टाइम। जिस तरह से महिलाएं सब तरफ आजकल बहुत ज्यादा प्रगतिशील हो गई हैं, उसके कारण क्या है कि उनको अपने स्वास्थ्य के लिए जो समय निकालना चाहिए स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देने के लिए, उतना नहीं मिलता है। तो ये अब हमारे धन्वंतरी और हम सबका कर्तव्य है कि हम उनको कुछ ऐसे अच्छे प्रोडक्ट से अवगत कराएं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। वो घर के कामों में, बच्चों में, अपने इन लॉज में, बाकी के दूसरे फैमिली मेंबर्स में को एक ध्यान बस रखने में। के लिए उनका समय जाता है। कुछ महिलाएं जो हैं वो कॉरपोरेट वर्किंग कर रही हैं, डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हैं, मल्टीटास्किंग होता है, बाहर के काम, घर के काम। उसके कारण क्या है कि अपने ऊपर जो जितना समय देना चाहिए वो नहीं होता। उसके कारण कुछ एकाग्रचित्तता में कमी है, एनीमिया हो जाना, मानसिक थकान होना, मूड स्विंग से रहना, अच्छा खाना खाना। मोस्टली देखा है कि वो घर की जो महिला है वो सबके बाद ही खाना खाती, तो फिर वो उतना जितना पोषण मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। तो बहुत सारी बीमारियां महिलाओं को घेर लेती हैं। वुमेन्स हेल्थ में यदि हम देखेंगे तो हार्ट डिसीज, कैंसर अलग अलग तरह के, ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल एंडोमेट्रियल कैंसर और ओवेरियन कैंसर, ये ज्यादा देखे जाते हैं। स्ट्रोक भी महिलाओं में ज्यादा देखा गया है, जो ब्लड क्लॉट हो जाता है ब्रेन के पास, उधर रक्त पुरवठा कम होने लगता है। फिर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज भी होता है, ऑटो इम्यून डिसीज बहुत सारे हैं, इसमें से रूमेटाइड आर्थराइटिस ज्यादा देखा गया है। ऑटो इम्यून डिसीज बहुत सारे हैं, मेंटल इलनेस का भी शिकार होती हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर। उसमें है एंजाइटी होना, पैनिक होना बहुत ज्यादा, छोटी छोटी बात पे बहुत ज्यादा पैनिक हो जाना, और फोबिक डिसऑर्डर्स यानी कुछ डर जो मन के अंदर बैठ जाते हैं, उनसे संबंधी बीमारियां भी महिलाओं में ज्यादा देखी गई हैं। स्मोकिंग भी कुछ लोगों का बढ़ गया है आजकल, जो कॉरपोरेट वर्क में है, या फिर कुछ ऐसी आदतें आजकल पड़ गई हैं लड़कियों को, महिलाओं को, वो भी सही नहीं है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, ओबेसिटी जो एक ज्यादा बढ़ रहा है, आर्थराइटिस, फाइब्रोमाइल्जिया, और कुछ इस तरह से ये जो बीमारियां हैं, क्रॉनिक बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो इसमें हम यदि ध्यान से देखेंगे तो हर महिला को की जो लाइफ स्टेज है यानी उनका जो जीवन काल है, उसको हम 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि चाइल्डहुड, हर एज उसका एक उम्र के हिसाब से पूरी लाइफस्टाइल को या लाइफ स्टेज को हमने 5 भागों में डिवाइड किया। चाइल्डहुड यानी बचपन, जन्म से लेके 10 साल तक जो बचपन है। उसके बाद आ जाता है प्यूबर्टी यानी कि किशोरावस्था, जहाँ पे हार्मोन उत्पन्न होते हैं और शारीरिक परिवर्तन आते हैं, मासिक धर्म शुरू होता है। फिर होता है 20 से 30 साल तक कुछ मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता, जहाँ पे प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड रेजिंग यानी बच्चों को बड़ा करना, घर के कामों में को देखना, बड़े लोगों की सेवा करना। जो लोग दोनों तरफ काम करती हैं वो करियर बिल्डिंग की तरफ भी ध्यान देती हैं उसी उम्र में, जैसे 30 साल तक की उम्र तक। फिर 40 से 50 साल की उम्र तक है मेनोपॉज, और फिर धीरे धीरे जाके ये जो है 50 से 60, फिर धीरे धीरे हम ओल्ड एज की तरफ बढ़ते हैं।
तो जैसे स्टेजेस कैसी हैं, फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पीरियड है, फिर उसके बाद है प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड रेजिंग। इसमें हेल्थ इश्यूज क्या क्या हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होना। फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस भी इस समय बढ़े हुए रहते हैं, मतलब 20 से 30 साल की उम्र में। फिर उसके बाद है यूटेराइन मायोमा, एंडोमेट्रियोसिस यानी गर्भाशय से संबंधी बीमारियां। फिर 40 से 50 साल में सिम्टम्स जो आते हैं मेनोपॉज के, सॉरी। उसके बाद है लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेस, जो कि खान पान और जो जीवन शैली है उसके कारण होने वाली कुछ जो बीमारियां हैं। और फिर इसको थोड़ा नीचे करेंगे, हाँ, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीजेस, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है। और साथ साथ फिर बड़ी उम्र जब हो जाती है 50 से 60 साल तक, उसमें फिर ऑस्टियोपोरोसिस और डिमेंशिया, जैसे डिमेंशिया यानी कि याददाश्त कमजोर हो जाना। तो ये ओवरऑल जो एक पिक्चर हम देखते हैं वो इस तरह से रहता है। लेकिन ये सिर्फ इस स्लाइड में दिख रहा है कि ये तो बहुत मतलब मामूली सी चीज है, लेकिन ये मामूली नहीं है। ये जो पूरी लाइफस्टाइल है, अब आप यदि बोलेंगे कि 10 मतलब 13-14 साल से लेकर साधारण 50 साल की उम्र तक, ये जो प्रजनन तंत्र या फिर जो रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है, उसमें बहुत सारे आ, मतलब ऐसे का जो हॉर्मोन्स का परिवर्तन होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। तो उसमें जो एक होता है किशोरावस्था, एक होता है फर्टाइल पीरियड यानी कि जहां पे अंडाणु बनते हैं, और फिर एक फाइनली आता है मेनोपॉज। तो बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेनोपॉज यानी कि एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसमें पूरा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें बहुत डिस्कम्फर्ट रहता है। डिस्कम्फर्ट यानी क्यों? क्योंकि बहुत सारी तकलीफें उसमें होती हैं। प्रॉब्लम्स रिलेटेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इसमें देखने को आते हैं, जैसे कि इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होना, पीरियड्स का इरेगुलर होना, एक्सेसिव और स्केंटी मेंसेस का होना, मतलब कुछ रक्तस्राव जो होता है वो ज्यादा होता है, क्रैम्प आना यानी कि जो लोअर एब्डोमेन या फिर जो यूट्रस गर्भाशय के अंदर जो कोशिक पेशियां हैं उसमें बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है। उसके कारण लोअर एब्डोमेन का जो साइट है वहां पे बहुत ज्यादा पेनफुल रहता है। ल्यूकोरिया यानी कि वाइट डिस्चार्ज, और कुछ फिजिकल एंड इमोशनल सिम्टम्स जो होते हैं, जिसको हम मूड स्विंग्स बोलते हैं, वो सारी चीजें रहती हैं। और वो हर महीने 4 से 5 दिन, और उसके पहले और उसके बाद भी एक थोड़ा सा ट्रॉमेटिकल एक कंडीशन हो जाती है कई बार। उसमें बहुत सारे कारण हैं, जैसे स्ट्रेस है, लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, पुअर हाइजीन है, मेडिकेशंस हैं, कुछ इंटरनल कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे कि फाइब्रॉइड हो जाना, कुछ पेल्विक डिसऑर्डर यानी गर्भाशय से संबंधी कुछ प्रॉब्लम रहना, पीसीओएस पीसीओडी रहना, और भी बहुत छोटे मोटे कारण हैं जिनके कारण या ये जो साइकिल है ये थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो जाता है। इनको हम नॉर्मल तौर पे गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम बोलते हैं, जिसमें रिप्रोडक्टिव एज में ये हमें देखने को आते हैं। यदि हम दूसरे कंट्रीज से भारत देश को यदि कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे देखा है कि हेल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स और प्रॉपर रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो नंबर है हमारे देश का वो बहुत नीचे आता है। लगभग 50% महिलाओं को यह इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल का देखा गया है। इरेगुलर साइकिल जो मेजर कॉज है उसका कंसर्न होना चाहिए। यदि यह एड्रेस नहीं किया गया, इसको हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो फिर आगे चल के यह पीसीओएस, इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन या फिर वंध्यत्व, और एनीमिया जैसी गंभीर बीमारियों में यह बदल जाता है। ऐसे देखा है कि बहुत सारी महिलाएं, मतलब लगभग 4.5 करोड़ महिलाएं जो हैं इस उम्र में, मतलब 18 से 50 साल की उम्र में, क्रॉनिक गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम हर साल महिलाओं को होता है। और 10% महिलाओं को देखा है कि बहुत ज्यादा दर्द होता है, जिसको बोलते हैं डिस्मेनोरिया, जो कि डेली रूटीन को भी यह डिफिकल्ट या फिर डिस्टर्ब करता है। नियरली 5 महिलाओं में से 2 महिलाओं को यह पेन देखा गया है
प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जिसको बोलते हैं। 10% महिलाओं को एंडोमेट्रियोसिस है, मतलब गर्भाशय की प्रॉब्लम है, जो कि क्रॉनिक पेन और फिर आगे जाके इनफर्टिलिटी यानी कि वैधत्व में परिवर्तित हो जाता है। 10 से 20% महिलाओं को यूटेराइन फाइब्रॉइड्स होते हैं। यूटेराइन फाइब्रॉइड्स जैसे आप इधर देख पा रहे हो, सबम्यूकोजल, सब सेरोस और इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड, जो कि एक नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है यूट्रस में यानी कि गर्भाशय में। फिर इसमें कुछ और होता है कि कैंसर टाइप की चीजें हो जाना, गर्भाशय में, ओवरीज में कैंसर होना, और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग, बहुत ज्यादा दर्द रहता है। तो मोस्टली क्या होता है कि महिलाओं को यदि ये तकलीफ ज्यादा हुई, कंटिन्यूअसली होती रही, तो फिर एक ही इलाज रहता है, वो क्या, कि सर्जिकली जो गर्भाशय है उसका ऑपरेशन करना पड़ता है और बाहर निकाल दिया जाता है शरीर के बाहर से। तो इसको बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमी। तो यह भी बहुत कॉमन हो गया है, मतलब हमारे देश में सेकेंड मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड सर्जिकल प्रोसीजर है, मतलब दूसरे नंबर पे आने वाला ऑपरेशन है यह, जिसमें गर्भाशय निकालते हैं। 68% महिलाएं हैं जिनको पीरियड से संबंधित बहुत तकलीफें होती हैं, जैसे कि क्रैम्प होना, यूट्रस में बहुत ज्यादा थकान रहना और ब्लोटिंग होना। ये सारी चीजें बहुत सारी महिलाओं को होती हैं, लेकिन कई बार वो कुछ कुछ सामाजिक बंधनों के कारण, या फिर वो बात नहीं कर पाते हैं, या फिर कुछ हिचक होती है जिसके कारण यह बात नहीं होती, और वो फिर सहती हैं और आगे जाके फिर प्रॉब्लम होता है। उसके लिए हमें बहुत अच्छा आहार लेना चाहिए, कुछ इस तरह के एक्सरसाइजेस, योगा वगैरह करना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट यानी ओमेगा 369, उसके बारे में आगे बात करेंगे। उसके बाद एक जो कंडीशन है वो है मेनोपॉज। मेनोपॉज भी कई बार समझ में नहीं आती है कि क्या क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं शरीर के अंदर। तो मेनोपॉज एक वो पॉइंट होता है, एक समय आता है जिसमें कंटिन्यूअस यदि 12 महीने, मतलब 1 साल तक मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं आया, तब उसको बोलते हैं कि दैट टाइम हैज कम। 12 महीने आपको साइकिल नहीं हुआ है, तब समझ लीजिए कि मेनोपॉज आ गया। तो मेनोपॉज एक नेचुरल पार्ट होता है हमारे शरीर में से, एजिंग बताता है वो कि आपकी उम्र बढ़ रही है, और आपकी जो प्रजनन क्षमता है, प्रजनन जो संस्थान है उसका, वो अब समाप्ति पे है। तो लगभग 52 साल की, 50 से 52 साल की उम्र में यह मेनोपॉज आ जाता है। तो मेनोपॉज में होता क्या है कि जो ओवरीज है हमारी, मतलब जो प्रजनन तंत्र का जो ये मुख्य ऑर्गन है, जहां पे ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन बनता है, प्यूबर्टी के समय, मतलब जब किशोरावस्था में जब पीरियड शुरू होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, तब ईस्ट्रोजन बढ़ता है और शरीर में परिवर्तन आते हैं, और पूरे 40 से 50 साल की उम्र तक यह ईस्ट्रोजन नॉर्मल रेंज पे रहता है, और 50 साल की उम्र के बाद यह धीरे धीरे कम होने लगता है। तो जब ये कम होता है, तो शरीर के अंदर बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, और सबसे पहला परिवर्तन क्या है कि पीरियड्स खत्म हो जाते हैं, और इरेगुलर या फिर धीरे धीरे ये खत्म हो जाते हैं। तो व्हाट हार्मोनल चेंजेस हैपन ड्यूरिंग मेनोपॉज? कौन सा हार्मोन का परिवर्तन होता है? यह है ईस्ट्रोजन हार्मोन लेवल। तो इस पिक्चर में जैसे आप देख पा रहे हैं कि ईस्ट्रोजन लेवल 20 साल तक की उम्र तक बढ़ा, 15-16 साल की उम्र से बढ़ता है 20 साल की उम्र तक, 30 साल की और 35 साल की उम्र में यह सबसे ज्यादा होता है ईस्ट्रोजन, और उसके बाद फिर कम कम होना शुरू होता है 50 साल की उम्र तक 50%, फिर 60 में और कम, 60 में कम, और 80 में कम। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यह जो उम्र है 40 से 50 साल की उम्र में हार्मोन कम होना शुरू होता है, और जब यह पूरी तरह से खत्म, मतलब बिल्कुल खत्म हो जाता है, और ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी उसको बोलते हैं। तो ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी या फिर ईस्ट्रोजन लेवल का कम होना, वहां पे हम बोलेंगे कि पीरियड्स का खत्म हो गया और मेनोपॉज आ गया। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन आते हैं। यह शारीरिक परिवर्तन क्या है? सबसे पहला परिवर्तन है इरेगुलर पीरियड्स होना, बहुत ज्यादा ठंड लगना, वेजाइनल ड्राइनेस होना, हॉट फ्लैशेस यानी बहुत गर्मी होना,
ये दोनों जो हैं, बहुत ठंड लगना और बहुत गर्मी होना, ये कॉमन है। कई बार ऐसे होता है कि एसी में बैठी हुए भी महिला को गर्मी होती है। और ब्रेस्ट टेंडर हो जाना, और बहुत ज्यादा मतलब रात में अचानक से पूरा पसीने पसीने हो जाना, नींद की दिक्कत होना, हेडेक होना, और जो मेटाबॉलिज्म है, मतलब जो पचन है, वो कम हो जाता है। और उसी समय वजन भी ज्यादा बढ़ता है। आप देखोगे मेनोपॉज की महिलाओं में 45-50 साल की उम्र की जो महिलाएं होती हैं, उनका वजन बढ़ा हुआ रहता है। मूड चेंजेस होना, बालों का ये भी बहुत कॉमन है, बालों का बहुत बाल झड़ते हैं, हेडेक बहुत होता है, और मेमोरी प्रॉब्लम भी होता है। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं। कुछ कुछ महिलाओं को क्या है, देखिए 75 जो फैक्ट्स हैं अबाउट मेनोपॉज वो क्या है। 75% महिलाओं को हॉट फ्लैशेस आते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। 75% महिलाओं को रात में बहुत पसीना आता है। बहुत कॉमन है ये, लेकिन समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये एक इंडिकेशन है कि आपका एस्ट्रोजन लेवल अब कम हो रहा है। तो ये सारे शारीरिक परिवर्तन आते हैं। 2 से 3 महिलाओं, 3 में से 2 महिलाओं को, सॉरी, 3 में से 2 महिलाओं को नींद में डिस्टरबेंस होता है। फिर 77% महिलाओं को पोस्ट मेनोपॉजल, यानी कि उनको सेक्स में ड्राइव कम हो जाती है। और 2 में से 1 महिलाओं के मूड चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, यानी 2 में से 1 महिला, मतलब 50% महिलाएं ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार होती हैं आफ्टर मेनोपॉज। उसका भी कारण है, वो भी बताऊंगी। 82% महिलाओं में देखोगे मेमोरी इश्यूज होने लगते हैं। 87% महिलाओं में देखोगे बॉडी कंपोजिशन खराब हो जाता है और वजन बढ़ने लगता है। मतलब हम कितनी भी कोशिश कर लें वजन मेंटेन रखने की, अपना जो शरीर है उसका जो हमारा जो कंपोजिशन है उसको सही रखने की, लेकिन इसके कारण जो डेफिशिएंसी हो रही है उसके कारण ये प्रॉब्लम होने लगते हैं। और 4 में से 1 महिला को आप देखोगे स्किन खराब होने लगती है, स्किन ब्रेकआउट होने लगती है लगभग 40 साल की उम्र के बाद। तो ये सारे कुछ फैक्ट्स हैं जो मेनोपॉज के दौरान देखने को मिलते हैं। अब इसमें दोनों ही हार्मोन है, 2 हार्मोन होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब आप यहाँ पे देखोगे इस ग्राफ में क्लियर दिख रहा है कि हार्मोन लेवल जो होता है धीरे 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 कम होते जाता है। प्रोजेस्टेरोन भी देखिए जो ग्रीन कलर से दिखाया है, 20 से 30 साल की उम्र में ज्यादा है, फिर धीरे धीरे यह कम कम होते जाता है। ईस्ट्रोजन क्या है? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ही मासिक धर्म को कंट्रोल करते हैं, मेंस्ट्रुएशन को कंट्रोल करते हैं। और जो ईस्ट्रोजन जैसे जैसे शरीर से कम होता है, वो हमारे शरीर में से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन उसको कम करता है, मतलब कंट्रोल में रखता है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल में रखता है। तो कैल्शियम का और कोलेस्ट्रॉल लेवल दोनों ही ईस्ट्रोजन के कंट्रोल में रहते हैं। जब मेनोपॉज होने लगता है तो उस समय क्या होता है कि ओवरीज में रिलेटिवली कम ईस्ट्रोजन और कम प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों ही हार्मोन कम बनने लगते हैं और धीरे धीरे बहुत कम हो जाते हैं। तो नॉर्मल क्या होता है कि 45 से 50 साल की उम्र में ही शुरू हो जाता है। लेकिन यदि मान लो जल्दी हार्मोन लेवल कम हो गया, तो फिर उसको वहां पे फिर डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं कि आप इसमें हार्मोन थेरेपी लो। उसको बोलते हैं, और टर्म यूज फॉर हॉर्मोन्स, उसमें हॉर्मोन्स के ही इंजेक्शन दिए जाते हैं ड्यूरिंग थ्रू मेनोपॉज नेचुरल एजेस में। 45 की एज में कुछ लोग ये भी क्या लेते बजे हैं। रात में आए? और कुछ लोग पूरी तरह से क्या बजे रात का? एचआरटी करते हैं, मतलब हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं। हम्म। वो कब है? जब यदि मान लो यंग एज में 40 साल की उम्र में ही काय यदि मस्त आहे. अच्छा इसको बोला मेनोपॉज के तुमने. लक्षण दिखने लग गए, तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं कुछ लोग। द वर्ल्ड रिप्लेसमेंट एडेड यूजिंग हॉर्मोन्स टू ट्रीट मेनोपॉज, उसमें मेनोपॉज को ठीक करने के लिए यदि यंग एज में यदि ये हो गया, स्पेशली 40 साल की उम्र में, तो ये भी एक मतलब जो पीरियड है। तो मेंस्ट्रुएशन, मैच्योरिटी और मेनोपॉज, ये तीनों ही जो स्टेजेस हैं हर महिला की उम्र के पूरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनोपॉज एंड ऑस्टियोपोरोसिस, नॉर्मली क्या होता है कि ड्यूरिंग मेनोपॉज जो एस्ट्रोजन लेवल कम होता है, उस समय हड्डियों का मतलब जो ब्रेकडाउन है
जो या तो कहेंगे, एक होता है कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, उसके कारण भी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। नॉर्मली क्या देखेंगे हम कि तब तक कुछ नहीं होता, और जैसे ही मेनोपॉज शुरू हुआ, हाथ पैर भी दुखने लगते हैं, हड्डियां दुखने लगती हैं। उसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण है ईस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज होने के कारण हमारे यहाँ मतलब जो हड्डियां हैं उनका भी ब्रेकडाउन जल्दी होने लगता है और ये हड्डियां तो काटो काटो कमजोर लगा हो हुआ क्या जाती रे? हैं। हड्डियां कमजोर हो गई मतलब ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो गया। तो नया तो तो ये इसका गाड़ी एक में सेकंड इम्पॉर्टेंट में कारण है नया रेस है। क्यों होता है तो इतनी जल्दी मेनोपॉज पीछे के बेनिफिट समय या फिर मेनोपॉज के बाद 90,000 ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी क्यों होने लगता है। मात्र। उसका कारण है ईस्ट्रोजन अच्छा की हाँ 90,000 डेफिशिएंसी बोला हाँ होना, मतलब ऐसे क्योंकि 90,000 ईस्ट्रोजन हाँ जो तो है बहुत चल गई। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करता है। तो तो यदि गाड़ी पीछे देखना पूरा ईस्ट्रोजन मेन कम भाग हुआ गया तो खराब दिखे ना। ऑटोमेटिकली कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो गया, और कंडीशन अच्छा कैल्शियम दिखा रहे थे एब्जॉर्प्शन इधर कम उधर हो देखो गया दिमाग यानी कि हड्डियों में चोट लगे कैल्शियम लगे। कम हो गया। इसके कारण फिर आपकी जो हड्डियां हैं वो कमजोर होने लगी। तो ये कुछ समस्याएं हम देखते हैं। तो बेहतर स्वास्थ्य के लिए धन्वंतरी के कौन कौन से उत्पाद हैं? सबसे पहला है प्रोटीरिच। प्रोटीरिच जो है 15 ग्राम प्रतिदिन दिन में 2 बार लेना है। इम्यूरिच खाने से पहले लेना है, सभी को मालूम है। तीसरा प्रोडक्ट है स्पिरुलिना। प्रोटीन कंटेंट के लिए स्पिरुलिना लेना है। कैलोरीज D2 मैक्स, सभी ने कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही है, बताया मैंने आपको। जैसे ईस्ट्रोजन की लेवल कम होने के कारण, जो नेचुरल है वो ईस्ट्रोजन लेवल के कम होने के कारण कैल्शियम डेफिशिएंसी हो रही है, उसके लिए भी लेना है। और एक प्रोडक्ट है वी वॉश, यूशेरिश वी वॉश, या पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए यह एक प्रोडक्ट है। बांझपन यदि है, फीमेल इनफर्टिलिटी है, उस समय भी प्रोटेरिच डब्ल्यू, एम्यूरिच, स्पिरुलिना, कैलोरीज D2 मैक्स। गर्भावस्था के समय बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, स्पिरुलिना, कैलोरीज D2 मैक्स। 5 महीने की प्रेगनेंसी के बाद स्पिरुलिना, कैलोरीज D2 मैक्स, प्रोटेरिच डब्ल्यू और एम्यूरिच। और यदि हीमोग्लोबिन कम है, मोस्टली होता है ऐसा कि पीरियड्स के समय यदि रक्तस्राव ज्यादा हो गया तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है महिलाओं में, उनके लिए है लोहरिच हीमोफिट सिरप। दिन में 2 बार इसे पानी के साथ लिया जा सकता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो हम भूल जाते हैं कई बार, महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, ओमेगा रिच। ये हमारा जो न्यू रिवॉल्यूशनरी फॉर्मूला है, हर्बल सोर्स ऑफ ओमेगा 369। इसमें हेम्पसीड ऑयल, अनियन और गार्लिक ऑयल है, जिससे हमें बहुत फायदा होता है। वंडरफुल प्रोडक्ट फॉर स्पेशली मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स लाइक मेंस्ट्रुअल टेंशन, क्रैम्प वगैरह के लिए सभी ने लेना चाहिए। मतलब हर लड़की ने, हर महिला ने इस ओमेगा रिच प्रोडक्ट को लेना चाहिए। जिन लोगों को मेंस्ट्रुअल टेंशन है, होता ही है, और वो मतलब ये बहुत कॉमन सी चीज है कि प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन, क्रैम्प इत्यादि जुड़े हुए रहते हैं। जैसे फर्स्ट या सेकंड डे रहता है किसी को, बिफोर फर्स्ट डे रहता है किसी को, फोर्थ डे पे रहता है। तो बहुत जरूरी है ये क्रैम्प को हम कंट्रोल में करें, जो दर्द है वो ना हो, ठीक है ना। उसके बाद इसका और भी उपयोग होता है, जो बाल खराब हो रहे हैं, क्योंकि मेनोपॉज के समय आप देखोगे कि बाल बहुत झड़ रहे हैं, त्वचा शुष्क हो रही है, सोरियासिस जैसी बीमारियां हो जाती हैं, क्योंकि इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाती है उस समय। इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स जैसे आर्थराइटिस वगैरह होना, कोलेस्ट्रॉल का कम हो जाना, बढ़ जाना, क्योंकि मेनोपॉज के समय कोलेस्ट्रॉल, एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी के कारण कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ने की संभावना है। तो ये सारी चीजें जो हमारे लाइफ साइकिल मतलब पीरियड से जुड़ी हुई हैं, और उसके बाद फिर जब मेनोपॉज आता है तो ये चीजें फिर धीरे धीरे जो कम होने लगती है, और बाकी फिर बीमारियां बढ़ने लगती हैं। तो इसके लिए हम जरूरी है कि हम इन जो धन्वंतरी के उत्पाद हैं उनका अच्छी तरह से सेवन करें, ताकि हम अस्वस्थ महसूस ना करें। मतलब ये जो छोटा मोटा जो लगा हुआ रहता है ना, वो हम फील ना करें और हम स्वस्थ बने रहें। तो 2 कैप्सूल दिन में 3 बार लीजिए, और बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनसे हम दूर कर सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, यह प्रोटेरिच डब्ल्यू। तो प्रोटेरिच डब्ल्यू जो है, यह एक बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक हेल्थ सप्लीमेंट है, प्रोटीन रिच आयुर्वेदिक हेल्थ सप्लीमेंट महिलाओं के लिए, जो कि स्ट्रेस को कम करता है। अब स्ट्रेस को कम करना है यानी क्या, जितने भी ये हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं और जो कम ज्यादा होते रहते हैं, उसके कारण जो स्ट्रेस आता है,
और भी बाकी चीजें हैं जिनके कारण स्ट्रेस आता है, उस स्ट्रेस को कम करता है, आपको फ्रेश और एनर्जेटिक रखता है। क्योंकि हर स्टेज में, हमने जो फर्स्ट स्लाइड देखी थी, 5 जो स्टेजेस देखी थी, हर स्टेज में महिलाओं को प्रोटीन की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहती है, लेकिन प्रोटीन ही हमारे शरीर में हम कम लेते हैं। तो एक सबसे अच्छा जो प्रोडक्ट है प्रोटेरिश डब्ल्यू, सभी लोग अपने घर पे लाइए और इसका उपयोग कीजिए और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखिए। इसमें जो कंटेंट है वो है सोया आइसोलेट यानी राजशिंबी, जटामांसी, पोमेग्रेनेट, पिपाली मूल, अनंत मूल, ग्रेप्स, शतावरी और गोपीश। डोज जो है प्रोटीरिज का 15 ग्राम प्रोटीरिज डब्ल्यू दिन में 2 बार दूध के साथ या जूस के साथ लिया जा सकता है। और जो भी प्रॉब्लम्स या फिर जो स्ट्रेस संबंधी समस्याएं हैं उनको हम कम कर सकते हैं। इसके हम बेनिफिट्स देखेंगे। इंग्रेडिएंट्स जो हैं प्रोटीरिज डब्ल्यू में बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके बेनिफिट्स देखेंगे। राजशिंबी यानी कि सोया आइसोलेट, सबसे पहले तो ये हमें पीस ऑफ माइंड देता है, क्योंकि इसकी जो प्रोटीन की जो मात्रा है ये बहुत अच्छी होती है। हमारे शरीर में से जो स्ट्रेस वगैरह है वो कम करने में उपयोग में है, और सबसे इंपॉर्टेंट हमें एनर्जेटिक रखने में हेल्प करता है। कीप्स यू फ्रेश एंड एनर्जेटिक। जो थकान होती है कि थक गए अब नहीं काम कर सकते, वो नहीं होता। हम हमें फ्रेश रखने में और एनर्जेटिक रखने में हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें जो बहुत अच्छी मात्रा में कुछ खनिज तत्व हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, जो हमारे हड्डियों के लिए ज्यादा मात्रा में जरूरी है। अभी जैसे हमने मेनोपॉज में देखा क्या हो रहा है, कैल्शियम कम हो रहा है, तो उस समय हमें प्रोटीरिज की ज्यादा जरूरत है, जिसमें कैल्शियम मिलेगा, मैग्नीशियम और बोरॉन मिलेगा। हड्डियों के लिए हमारे मतलब जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है उस समय लार्ज क्वांटिटी में हमें इसमें से ये सारे खनिज तत्व मिलेंगे। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? दूसरे बेनिफिट है वेट लॉस होगा। जितना आप प्रोटीन खाओगे उतना अच्छा शरीर का हमारा मेटाबॉलिज्म रहेगा। जटामांसी है, जटामांसी जो है यह मेनोपॉज के समय बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि यह एक बहुत अच्छे टॉनिक की तरह काम करती है। जो इसमें जो ऑयल है जटामांसी के फूलों में, और जो बीज हैं इसके, उसमें जो ऑयल है, यह मानसिक शांति देता है, मतलब एक कामनेस देता है हमारे, और वेरी गुड टॉनिक फॉर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। तीसरा है इसमें पोमेग्रेनेट यानी अनार, जो कि परिपूर्ण है विटामिन सी, पोटेशियम और बहुत सारे पॉलीफेनॉल से। जो पॉलीफेनॉल्स होते हैं दे एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। ओके, जो कि एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं ये क्या करते हैं, जो कैंसर सेल्स हैं या फिर जो फ्री रेडिकल्स हैं शरीर में, जो सेल्स की जरूरत नहीं है जिनके कारण कैंसर होता है, उनको प्रिवेंट करते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर जैसी जो बीमारियां हैं उनसे बचाने का काम करते हैं। पिपाली मूल बहुत इफेक्टिव है नींद न आने की बीमारी के समय। ग्रेप्स यानी कि द्राक्ष, अंगूर, इसमें क्या है, विटामिन ए, विटामिन सी, B6, फोलेट और खनिज तत्व देखिए, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम और बहुत सारे खनिज तत्व इसमें पाए जाते हैं। इसके लिए भी यह जरूरी है और इसमें अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। शतावरी जो है बहुत बेनिफिशियल है महिला के प्रजनन तंत्र वाली स्वास्थ्य में, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, हर उम्र में, चाहे वो किशोरावस्था हो या प्रेगनेंसी हो या फिर मेनोपॉज हो। स्पेशली इंपॉर्टेंट है किशोरावस्था में, शारीरिक परिवर्तन जो होते हैं वहां पे बहुत हेल्पफुल है। फिर प्रेगनेंसी या फिर जो बच्चा गर्भावस्था धारण करने के बाद भी, और मतलब डिलीवरी के बाद भी, बच्चा जन्म लेने के बाद भी, क्योंकि जो इसमें जो गुण है शतावरी में, इसमें जो कंटेंट पाए जाते हैं यह क्या है, ब्रेस्ट मिल्क, मतलब जो दूध होना चाहिए, जितनी मात्रा में दूध होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को जो दूध पिलाना है उसको प्रमोट करती हैं, प्रोडक्शन बढ़ाती हैं शतावरी। इसमें जो ऐसे बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट हैं जो कि दूध का उत्पादन बहुत अच्छा करती हैं। जो बच्चों को दूध की जरूरत होती है, नेचुरल मिल्क की जरूरत, ब्रेस्ट मिल्क की जरूरत होती है,
वो क्योंकि जितना ज्यादा बच्चा माँ का दूध पिएगा उतनी ज्यादा उसकी इम्यूनिटी होगी। इसके लिए ओवरऑल शतावरी ओवरऑल इम्यूनिटी को भी सपोर्ट करती है। उसके बाद है गौप्यूष। गौप्यूष में सारे अमाइनो एसिड्स हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, ग्रोथ फैक्टर्स हैं, विटामिन और मिनरल्स हैं। गोप्यूष जो है हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में काम आता है। फिर अनंत मूल। अनंत मूल एक बहुत अच्छी आयुर्वेदिक औषधि है जो कि प्रजनन तंत्र के जो अवयव हैं, मतलब यूट्रस, ओवरी, गर्भाशय वगैरह सभी ऑर्गन्स का को महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ जो प्रॉब्लम्स आते हैं जैसे कि वंध्यत्व होना, फर्टिलिटी इश्यूज होना, या फिर बार बार गर्भपात हो जाना, मेनोपॉजल सिम्टम्स जो देखे हमने, जो मेनोपॉज के समय जो सिम्टम्स आते हैं, लक्षण दिखते हैं, इरेगुलर साइकिल्स होती हैं, या फिर यूटेराइन जो इनकॉन्टिनेंस है, या फिर जिसके कारण बहुत बार इन्फेक्शन होते हैं, यूरिनरी इन्फेक्शंस होते हैं, या फिर लो लिबिडो, कामेक्षा में कमी हो जाती है, उन सब के लिए है अनंत मूल। तो ये 8 इंग्रेडिएंट को मिला के जो बहुत ही अच्छे मात्रा में प्रोटेरिस डब्लू में मिलाए गए हैं, तो चाहे वो प्यूबर्टी हो, किशोरावस्था हो, या फिर प्रेगनेंसी हो, या फिर मेनोपॉज हो, हर स्टेज में प्रोटेरिस डब्ल्यू जो प्रजनन तंत्र के जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं और ओवरऑल जो स्वास्थ्य है उसको अच्छा रखने में हेल्प करता है। फिर है लोहरिच हीमोफिट सिरप। स्पेशली जब महिलाओं में रक्तस्राव ज्यादा हो गया तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, फिर वो एनीमिक हो जाती हैं। हीमोफिट सिरप जो है आइडियल टॉनिक है लो हीमोग्लोबिन को ठीक करने के लिए और एनीमिया की कंडीशन को ठीक करने के लिए। आयरन लेवल को मेंटेन करके जो थकान और कमजोरी है उसको दूर करता है। इसमें जो हर्ब्स हैं, आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट हैं, वह स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए बहुत उपयोगी है, आयरन डेफिशिएंसी को कम करता है, और शरीर में इम्यूनिटी और पूरे तरह से एनर्जेटिक बनाने के लिए बहुत हेल्प करता है। आपका जो फोकस है उसको बढ़ाता है और नींद अच्छी होती है। बहुत अच्छा है न्यूट्रिएंट्स में और एंटीऑक्सीडेंट है, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करता है और हार्ट को भी हेल्दी रखता है। तो लोहरिच हीमोफिट सिरप मेंटेन द हीमोग्लोबिन लेवल। 30 ml सिरप, 30 ml वाटर डेली, खाली पेट इसे आप ले सकते हो। तीसरा प्रोडक्ट है वुमन केयर सिरप। स्पेशल न्यूट्रिशनल आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है महिलाओं के लिए, जो कि मेंस्ट्रुएशन को रेगुलेट करता है, हार्मोनल डिसऑर्डर को रेगुलेट करके उससे संबंधी बीमारियों को कम करता है, क्रैम्प कम करते हैं, एब्डोमिनल स्वेलिंग कम करते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में उपयोगी है, मूड स्विंग्स को और थकान को कम करता है, वेरी वेरी इफेक्टिव इन मेनोरिया, हिमेटोरिया मतलब, और ल्यूकोरिया, व्हाइट ल्यूकोरिया जहाँ पे श्वेत प्रदर जिसको बोलते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने में, एनर्जी और एफिकेसी, पूरे तरह से स्वास्थ्य को अच्छा रखने में, ऊर्जा अच्छी मिलती है। हम जो काम करते हैं एफिकेसी से करेंगे और ज्यादा मेहनत से करेंगे, ऐसी हमें वुमन केयर सिरप से सारी एनर्जी मिलती है। हेल्दी स्किन बनाने के लिए और बालों को के स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए भी वुमन केयर सिरप है कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर हेल्थ एंड ब्यूटी ऑफ वुमन। 30 ml सिरप, 30 ml पानी के साथ डेली मॉर्निंग इसे आप ले सकते हो। फिर एक और प्रोडक्ट है जो बहुत जरूरी है जिसके बारे में बात करेंगे कि हु इज नॉट गेटिंग इनफ कैल्शियम। इसमें यदि देखेंगे आप, आज हम सिर्फ महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो जो लड़कियां एडोलसेंट गर्ल्स यानी कि छोटी लड़कियां, 9 से 18 साल की लड़कियां और महिलाएं 50 साल के ऊपर, वो उनके इसमें कैल्शियम लेवल कम हो रहा है, कैल्शियम लेवल कम देखा गया है। ठीक है, तो उनकी लिमिट को हमें बढ़ाना है, उनको हमें कैल्शियम अच्छा देना है। तो जब हम बचपन से ही, यदि ड्यूरिंग चाइल्डहुड, यदि 3 इयर्स में, मतलब टीन एज में, 13 साल की उम्र से ही यदि हमने कैल्शियम का अच्छा रखा डोज, तो फिर आगे चल के जो इस्ट्रोजन डेफिशिएंसी के समय जो
कैल्शियम की कमी आती है वह हमें नहीं आएगी और हम फिर ऑस्टियोपोरोसिस को बचा सकेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईटिंग डाइट रिच इन कैल्शियम, जो कि जितना जरूरी है, 1300 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम और 1200 मिलीग्राम। उसके लिए हमारे पास है कैलरिच G2 मैक्स, जिसमें हमें कैल्शियम और बहुत सारे विटामिन और खनिज तत्व मिलते हैं। कैल्शियम जो कि हमें 1100 से 1200 मिलीग्राम चाहिए, तो हमें इसमें कैल्शियम सिट्रेट से मिल जाता है। और ये सारे विटामिन मिल रहे हैं, विटामिन D3, B6, B12 और K27। बहुत सारे खनिज तत्व जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं, क्रोमियम, जिंक, सेलेनियम, बोरॉन और मैग्नीशियम और फोलिक एसिड। तो ये सारी ही चीजें हमारे कैलोरीज G2 मैक्स में भी अवेलेबल है। इसका भी सेवन हमें एक टैबलेट खाना खाने के बाद सब बढ़िया। लेना चाहिए। महिलाएं स्पेशली ध्यान दें, ये बहुत जरूरी है यह प्रोडक्ट हमारे लिए। सर हम कंटिन्यू करें या फिनिश करें? और है थायराइड ग्लैंड जो है हमारे शरीर में, क्योंकि ये चूंकि ऑस्टियोपोरोसिस और दूसरी चीजों से संबंधित है, इसलिए इसको लेना जरूरी समझा मैंने। थायराइड ग्लैंड जो है हमारे शरीर के अंदर, वह एक पीयूष ग्रंथि कहलाती है, पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। बहुत जरूरी है क्योंकि यह भी बहुत सारे, चूंकि यह ग्रंथि बहुत छोटी है, लेकिन यह बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करती है। हमारे शरीर की बहुत सारी जो फंक्शनैलिटीज हैं या प्रक्रियाएं हैं, उनको कंट्रोल करती है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है कि यह हमारे शरीर का मेटाबॉलिक रेट, यानी कि मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। जो भी हम आहार लेते हैं, खाना लेते हैं, उसको एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करना, जो कंज्यूम होता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो मेटाबॉलिज्म का रेट है, उसको यह कंट्रोल करता है। तो थायराइड हार्मोन जो है बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, दूसरा हार्ट रेट, ब्रीदिंग, डाइजेशन, बॉडी टेम्परेचर, ब्रेन डेवलपमेंट, मेंटल एक्टिविटी, स्किन एंड बोन मेंटेनेंस और फर्टिलिटी। ये फर्टिलिटी जो है ये महिलाओं में कनेक्टेड है, मतलब थायराइड हार्मोन और प्रजनन तंत्र के हार्मोन ये आपस में रेगुलेट करते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, लिंक रहते हैं। यदि थायराइड प्रॉब्लम है तो क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं? या तो आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है या कम हो जाती है, वजन या तो कम हो जाता है या बहुत बढ़ जाता है, आपको ठंड या गर्मी दोनों ही टॉलरेट नहीं होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आते हैं। थायराइड डिसफंक्शन 10 गुना ज्यादा देखा गया है महिलाओं में पुरुषों के कंपैरिजन में। और जो हाइपोथायराइडिज्म है, मतलब थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन उत्पादन हो रहा है उसमें यदि कमी हो गई, तो वो जो कमी है वह रिप्रोडक्टिव एज से लिंक हो जाती है, लिंक रहती है। उसमें फिर क्या क्या होने लगता है? मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, पॉलिसिस्टिक ओवरीज, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस और इनफर्टिलिटी। ये सारी चीजें हाइपोथायराइडिज्म के कारण भी होती है। ये सारी चीजें महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो देखेंगे सिग्नल्स हमें क्या क्या दिखते हैं। यदि आपका थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव है, सही से उत्पादन नहीं कर रहा है, तो क्या क्या होगा? मोटापा होगा, वेट गेन होगा मोस्टली, बहुत ज्यादा थकान आएगी, कांस्टेंट फटीग एंड टायर्डनेस, आपको मसल्स पेन होने लगेंगे, और पेट दर्द बहुत ज्यादा रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट मेंस्ट्रुअल एंड फर्टिलिटी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। त्वचा शुष्क हो जाती है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो जाता है, और जो एकाग्र चित्तता और जो याददाश्त है उसमें कमजोरी आने लगती है, पुअर कंसंट्रेशन एंड मेमोरी। तो ये थायराइड ग्लैंड यदि आपकी अंडर एक्टिव है, हाइपोथायराइड है, तो ये चीजें देखने को आती है। तो इम्पैक्ट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम को बढ़ावा देता है। यदि हाइपोथायराइडिज्म महिलाओं में देखने को आता है, सबसे पहला है एबनॉर्मलिटी इन सेक्सुअल डेवलपमेंट, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, इनफर्टिलिटी और प्री मैच्योर मेनोपॉज। तो मेनोपॉज के समय यदि थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रही है, मतलब 40-45 साल की उम्र में यदि थायराइड ग्लैंड भी अच्छे से काम नहीं करती है, तो फिर प्री मैच्योर मेनोपॉज आ सकता है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज बहुत जल्दी देखने को मिलने लगती हैं यदि हाइपोथायराइडिज्म है। हाइपोथायराइडिज्म के कारण मेनोरेजिया है। मेनोरेजिया का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है वो
7 दिन से ज्यादा होती है, रक्तस्राव होता है लगभग 7-8 दिनों तक रक्तस्राव होता है, उसको बोलते हैं मेनोरेजिया। यह क्यों है? हाइपोथायराइडिज्म के कारण। इसमें भी बहुत अच्छी स्टडीज बता रही हैं कि बहुत ज्यादा प्रतिशत महिलाओं को यह प्रॉब्लम होती है। दूसरा होता है ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया में क्या होता है? इर्रेगुलर और इनकंसिस्टेंट मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो होता है। यह भी बहुत ज्यादा देखा गया है। इरेगुलर और इनकंसिस्टेंट मतलब 2 दिन रक्तस्राव होगा फिर नहीं होगा, फिर होने लगेगा फिर नहीं होगा, या फिर 15-15 दिन में ही पीरियड्स रिपीट होने लगते हैं। इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट ब्लड फ्लो। तो यह भी बहुत 5% से लेके 26% महिलाओं में ओलिगोमेनोरिया है। और एक और प्रॉब्लम होता है, इसको बोलते हैं एबनॉर्मल यूटेराइल ब्लीडिंग, AUB। मोस्ट कॉमन मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, जो कि 15 से 45 साल की उम्र की महिलाओं को देखने में, मतलब पूरी जो प्रजनन तंत्र की एज है उसमें यह देखने को आती है। एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेंस्ट्रुअल होती हैं यदि हाइपोथायराइडिज्म या समटाइम्स हाइपरथायराइडिज्म के कारण। तो उसके लिए फिर हमारे पास है, एक तो हमने जो प्रोटेरिज डब्ल्यू लिया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है थायराइड केयर टैबलेट। तो थायराइड केयर टैबलेट साथ में यदि हम लेंगे, यदि किसी को भी जो हार्मोन लेवल है वो कम ज्यादा है, मोस्टली कम यदि है, उस समय हमें उसको बैलेंस में लाना है, तो थायराइड केयर टैबलेट बहुत अच्छी एक न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट है जो कि हम प्रोटेरिज के साथ ले सकते हैं। तो गूगल एक्सट्रैक्ट है इसमें, जो कि थायराइड फंक्शन को बैलेंस करता है, थायराइड हार्मोन लेवल को के फंक्शन को अच्छा करता है। कचनार में भी थायराइड बैलेंसिंग प्रॉपर्टीज है। ब्लैक पेपर जो कि थायराइड को सपोर्ट देता है। अश्वगंधा में एडेप्टोजेनिक प्रॉपर्टीज हैं। तो स्पेशली इसमें आप देखोगे कि जो कॉर्टिसोल लेवल है, कॉर्टिसोल क्या है? यह एक हार्मोन है जो कि स्ट्रेस से कनेक्टेड है। तो थायराइड हार्मोन जब आपका लेवल अच्छा रहेगा तो कॉर्टिसोल लेवल नेचुरली यह कम होता है, जिससे आपका स्ट्रेस कम होएगा। पुनर्नवा है जो कि वाटर रिटेंशन को कम करता है, स्वेलिंग कम करता है, बेनिफिशियल है थायराइड रिलेटेड एडिमा और इन्फ्लेमेशन में। वरुण शाल जो है, ट्रेडिशनली इसको हम यूज कर पाते हैं थायराइड हेल्थ में और इसके इन्फ्लेमेशन को कम करने में। दारू हल्दी जिसमें बर्बेरिन है, यह थायराइड इन्फ्लेमेशन को कम करता है और ओवरऑल थायराइड फंक्शन को अच्छा रखता है। गिलॉय इम्यून मॉड्यूलेटिंग है, थायराइड फंक्शन को के हॉर्मोन्स को बैलेंस रखने में हेल्प करता है और इम्यूनिटी अच्छी रखता है। नीम है, डिटॉक्सिफाइंग हर्ब है जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करेगा और बेनिफिशियल होगा थायराइड हेल्थ के लिए। ट्रिकटू जो है यह एक पंजेंट हर्ब कॉम्बिनेशन है। इसमें क्या है कि जो मेटाबॉलिज्म है हमारा, जो चयापचय दर है उसको अच्छा रखता है, यूटिलाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, यूटिलाइजेशन और जो थायराइड फंक्शन को सपोर्ट देने का काम करता है। तो इस तरह से हम कंबाइन कर सकते हैं हमारे प्रोटीन कंटेंट के साथ, या फिर जो आप अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए जो भी मेडिसिन या सप्लीमेंट लेते हो उसके साथ हम थायराइड को भी केयर को भी कंबाइन कर सकते हैं। एक टैबलेट दिन में सुबह एक टैबलेट और शाम को एक टैबलेट एम्प्टी स्टमक, खाना खाने से आधा या 1 घंटे पहले। इसे लेकर हम अपनी ये जो समस्याएं हैं, जो हार्मोन इम्बैलेंस के कारण जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हम ठीक कर सकते हैं। तो ये सारी जो मतलब स्पेशली प्रजनन तंत्र के बारे में जो हम बात करना चाह रहे थे, चूंकि जो थायराइड ग्लैंड की जो जो हार्मोन है उसके कारण जो समस्याएं आती, क्योंकि ये डायरेक्टली लिंक्ड होता है, उसके कारण फिर थायराइड केयर सप्लीमेंट लेना भी उतना ही आवश्यक है। तो ये सारी जो हमने आज प्रोडक्ट देखे, स्पेशली प्रोटेरिज डब्ल्यू, थायराइड केयर, वुमन केयर सिरप,